सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भाषा की संरचना है। भाषा की संरचना या व्यवस्था। सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं। आधार का अगला वीडियो लेकर के आपके साथ आऊँगी। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है और साथ ही केवल एक स्तर पर नहीं कई स्तरों पर ये होते हैं। प्रत्येक स्तर पर इसकी संरचना होती है। संरचना का मतलब होता है एक व्यवस्थागत ढांचा। भाषा संरचना का मूल आधार उसकी पद्धति है। जिस प्रकार एक भवन में ईंट, सीमेंट, लोहा, शक्ति, मजदूर और कारीगर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा की संरचना या व्यवस्था करने में ध्वनि, पद, देखो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। इसके बाद है शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं पद। और पद के बाद आता है वाक्य। वाक्य के बाद हम प्रोक्ति और सबसे लास्ट में हम लेके आते हैं अनुच्छेद को, यानी अर्थ को। अलग अलग भूमिकाएं हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं। अभी इसी को आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। जैसे कोई भी इस प्रकार से लिखिए, उसके अंदर भाषा, उसमें से ऐसे आप 6 चीज़ें निकालिए और अंदर लिख दीजिए आप ध्वनि। सीरियल वाइज ये चलेंगी। शब्द, पद, पद के बाद यहाँ वाक्य, प्रोक्ति और लास्ट वाला हमारा बचता है अर्थ। शब्द से अर्थ का ये सिस्टम है। जान लेते हैं आगे एक एक चीज़ को लेकर के पॉइंट आपके यही चलेंगे और पूरा प्रश्न इसी प्रकार बनेगा। ध्वनि संरचना की बात करें तो भाषा की सबसे लघुतम, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई हम इसको कहते हैं। इसके बिना किसी भी भाषा की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। सभी भाषाओं में ध्वनियों का सैद्धांतिक रूप से समानता होती है तो कुछ विभिन्नताएं होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम इसको समझने के लिए 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वरों की बात करें तो ये एक ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसमें किसी उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहयोग हमें नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम कहते हैं, या इनके बोलने में हमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। फेफड़ों से सीधी वायु अबाध गति से बाहर आती है, चाहे इनके उच्चारण में कितनी भी देर लगे। उच्चारण, इसको हम ध्वनियों को 11 मुख्य ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी में ये 5 है जिसे हम वोवल कहते हैं। इसमें लघु और दीर्घ ध्वनियाँ हम इसको कह सकते हैं। लघु आपको पता ही है, 4 मूल स्वर होते हैं। बाकी के जैसे ए, ई, ऊ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं जिन्हें हम लघु स्वर भी बोलते हैं और उसके बाद बाकी के बचे हुए दीर्घ होते हैं। अब आते हैं व्यंजनों की बात करते हैं तो इसी का बिल्कुल उल्टा है कि जिन ध्वनियों को उच्चारण में हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़े उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनमें जब फेफड़ों से सीधी हवा बाहर नहीं आती है बल्कि उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुछ एक स्वर प्रयोग के रूप में होते हैं, अर्ध स्वर जिन्हें बोलते हैं। अर्ध स्वर 2 हैं, य और व। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्गों की और वर्गों के साथ अल्पप्राण और महाप्राणों की। तो क वर्ग में जो दूसरी और चौथी है वो महाप्राण है। दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होते हैं। ये वर्ग है क ख ग घ
ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, ऐसे इस प्रकार से सारे के सारे वर्ग हैं। और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। इसके बाद देखिए ये बता रखा है, ये अल्पप्राण है। अल्पप्राण पहला, अल्पप्राण मैं आपको बता देती हूँ, पहला, तीसरा, पांचवें को अल्पप्राण करते हैं। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। एक चीज़ और बता देती हूँ, सघोष और अघोष स्वरतंत्र के अनुसार होते हैं। अघोष, अघोष में पहला और दूसरा होता है और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है वर्गों का। आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए साथ साथ इंग्लिश की ध्वनियाँ भी इसमें साथ में जोड़ी गई हैं। किससे क्या बनता है, के से क, सी एच से च, ट, त, यानी टी और दोनों टी में ट और त का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण इनका प, ख में सी एच के एच का प्रयोग किया जाता है। छ में सी डबल एच का, ठ में टी एच का, थ में भी टी एच का और फ में पी एच का प्रयोग किया जाता है। ग, जी, ज, जे, ड के लिए डी और अब देखेंगे द के लिए भी डी प्रयुक्त होता है। ब के लिए बी, य के लिए जी एच, झ के लिए जे एच, ढ के लिए डी एच, ध के लिए डी एच और भ के लिए बी एच। अब ही, अभी और कब ही, कभी, सब ही, सभी, इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है बलाघात। जब हम ध्वनियों को के उच्चारण में पर्याप्त दबाव डालते हैं तो उसे हम बलाघात कहते हैं। जैसे आम शब्द में आ और मैं दो ध्वनियाँ हैं। आ पर हम मैं की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा बल दे रहे हैं। जैसे मुझे एक रंग वाली कलम चाहिए, रंग वाली पर मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ। एक और रंग वाली पर मुझे एक रंग वाली यानी जोर दे करके बोल रही हूँ, कैसी कलम चाहिए, रंग वाली। इस प्रकार हम इसको बलाघात कहते हैं। तीसरा है संधि। जब कभी न कभी दो ध्वनियाँ आपस में मिल करके कोई नया परिवर्तन करती हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। संधि में ह्रस्वीकरण यानी छोटा हो जाना और दीर्घीकरण बड़ा हो जाने को कहते हैं। जैसे आप ना, इसमें आ हट जाएगा, अपना बन जाएगा, आधा और खिला, आध खिला बन जाएगा। ये यानी दोनों क्या हो रहे हैं, ह्रस्वीकरण इसका हो रहा है। हिंदी के तद्भव रूपों में ऐसा होता है। दीर्घीकरण में जैसे मुख्य प्लस अर्थ, मुख्यार्थ, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। घोषीकरण में क्या होता है, डाक प्लस घर, डाकघर। धूप प्लस बत्ती, धूप बत्ती, यानी पै बै में बदल जाएगा घोषीकरण में। लोप में जैसे घोड़ा दौड़, घुड़ दौड़ बन जाएगा। पानी घाट, पन घट बन जाएगा। आगम, आगम शब्द कैसे होते हैं, जैसे मुसल प्लस धार, मूसलाधार। दीन प्लस नाथ, दीनानाथ। और संधि को विस्तृत चर्चा हम फिर करेंगे। ये यहाँ तो सिर्फ हम ध्वनि के रूप में इसको देख रहे हैं। ध्वनि का जो जब भी संधि का चैप्टर आएगा उसमें हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही, क्योंकि प्रश्न की हमारी डिमांड इतनी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब शब्द संरचना की बात करें तो भाषा की लघुतम स्वतंत्र सार्थक इकाई की संज्ञा इसको दी जाती है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। उपसर्ग जो कि किसी उपसर्ग वे भाषिक इकाई होती है जो शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे धर्म, इसमें उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है। सजीव, समझ ही गए होगे आप। बेकाम, बेफिक्र, बेसिर। प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय वह भाषिक इकाई है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जैसे साहित्यकार, नाटककार, कार है इसमें
जेठानी, देवरानी, सेठानी, इसमें आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। आगे हम बात करेंगे समास की। देखो संधि और समास में यही अंतर है, वो वर्णों का समूह है, जबकि ये समास दो शब्दों के समूह को में जो नया परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे माता और पिता द्वंद्व समास है, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है, राजपुत्र, घोड़े की दौड़ घुड़दौड़। और इसी प्रकार से हम आगे आने वाले चीज़ों में हम इसको डिस्कस करेंगे। शब्द संरचना परिवर्तन है, जैसे भूख से भूखा, समाज से सामाजिक। इस प्रकार से जो संज्ञा से विशेषण बनाए जा सकते हैं। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, एक वचन से बहुवचन बना करके शब्दों में परिवर्तन होते हैं। आइए बात करते हैं पद संरचना की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पद जो हैं, जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। जैसे मैं यहाँ बहुत सारे अलग एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। राम क्या है? एक शब्द है। राम पढ़ रहा है, ऐसा करते ही ये अब राम जो है यहाँ वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो ये पद बन गया। और इसकी पद की बात करें तो ये संज्ञा पदबंध बन गया है। संज्ञा पद है, संज्ञा है। सबसे पहले संज्ञा में भी हम बताएंगे कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये मटेरियल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन का मटेरियल है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करती हूँ पद को आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा वाक्य भाषा की स्वतंत्र, पूर्ण और सहज इकाई है। अब कहोगे कि आप शब्द के लिए भी यही कह रहे थे और वर्ण के लिए भी, तीनों में अंतर क्या है? आप देखिए, सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि, स्वनिम भी इसको बोलते हैं हम, वर्ण को ही सबसे छोटी इकाई है। शब्द जो है स्वतंत्र इकाई है और शब्द की पहली विशेषता है कि ये कर्मगत होता है। अर्थ इसका निकलना जरूरी होता है, बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं है। वाक्य क्या है? वाक्य जो है सार्थक इकाई है। अगर हम इसी को आगे पीछे कर देंगे और कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो हमारा वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कम से कम क्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मोहन जा रहा है, सिर्फ इसमें कोई भी कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया, वाक्य हमारा पूरा हो गया। कोई भी वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र इकाई इसलिए क्योंकि वो प्रत्येक अर्थ को लिए हुई है। वह योग्य है, वह अयोग्य नहीं है। एक ही बात है, दोनों का अर्थ समान है लेकिन दोनों वाक्य की प्रक्रिया जो है वो अलग है। तुम यहाँ से जाओ, बात वही है। तुम यहाँ न रुको, बात वही है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगले उसकी तरफ चलते हैं। प्रोक्ति संरचना, भाषा का महत्व की जो इकाई है उसे प्रोक्ति कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोक्ति है क्या। तो ये ध्वनि यदि भाषा की लघुतम इकाई है तो प्रोक्ति उसकी महत्तम और पूर्ण अभिव्यक्ति हम उसको कह सकते हैं। वाक्य के द्वारा प्रोक्ति के समक्ष अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, गौरव अच्छा लड़का है, गौरव MA का छात्र है, गौरव नियमित परिश्रम करता है, गौरव को परीक्षा में प्रथम स्थान मिला है। इसी को हम चार वाक्य को हम ऐसे कर दे, गौरव अच्छा लड़का है, वह MA का छात्र है, वह नियमित परिश्रम करता है और वह परीक्षा में प्रथम स्थान उसे मिला है। तो इस प्रकार से इसको हम प्रोक्ति कहते हैं। यह लघु प्रोक्ति का उदाहरण है। प्रोक्ति का स्वरूप तो उपन्यास और महाकाव्य के प्रथम शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक विस्तृत माना जाता है। इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक चीज़ें बोली हैं, लेकिन हम इतने गहराई में इसको नहीं देखेंगे। इसके सिर्फ मुख्य तत्वों को हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे
एक से अधिक वाक्य, आंतरिक संबंधता यानी जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तत्व श्रेणी, वाक्य, श्रोता, वक्तव्य, संदर्भ और शैली, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। संप्रेषणीयता का गुण इसमें इसके अंतर्गत होता है। संरचना और संप्रेषणीयता में एक इकाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भेदों की बात करें तो कथन का आधार प्रत्यक्ष परोक्ष कथन शैली औपचारिक है या अनौपचारिक है, स्थानीय है या सार्वभौमिक है, काल की बात हम करते हैं तो वर्तमान, भूत, भविष्य या सर्वकालिक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रोक्ति तक हम पहुंच गए। अर्थ हमारा बचता है, जब तक हम अर्थ की बात ना कर लें तो अर्थ के बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा है। अर्थ के विस्तृत आधार होते हैं, लेकिन अर्थ जब तक कोई भी शब्द का अर्थ या किसी वाक्य का अर्थ समझ ना आए तब तक जो है भाषा अधूरी है। अर्थ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अर्थ में जैसे शब्दार्थ और मुख्यार्थ, वाचनार्थ, जैसे आपने शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी, वाचनार्थ और शब्द अर्थ में मुख्यार्थ, लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ और सामाजिक अर्थ, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मुख्य अर्थ में सीधा के सीधे शब्द हों, जैसे पानी, गाय, विद्यालय। लक्षणार्थ में वह तो गधा है, यानी मूर्ख के लिए उसने गधे का प्रयोग कर लिया। व्यंजनार्थ क्या होता है? परंपरा से जोड़ करके कुछ अलग अर्थ प्रतीत होता है, जैसे गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है, मेरा घर तो गंगा के समान है, यानी पवित्र है, सुख शांति समृद्धि है वहाँ पर। सामाजिक यू के लिए हिंदी में विभिन्न संदर्भों का प्रयोग किया, जैसे तुम, आप। तुम छोटों के लिए प्रयुक्त करते हैं तू जा, तुम चलो, तुम लिखो। आदर सूचक के लिए हम आप चलिए, आप लिखिए। कुछ प्रमोद रोटी खाएगा प्रमोद, ऐसे बल देकर भी हम उसको बोलते हैं। शैलियों में भी अंतर, जैसे हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी शैली। आप बैठिए, आप तशरीफ़ रखिए, आप विराजिए, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ इसमें पर्यायवाची होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में डॉग को कुत्ता, कुकर कहते हैं। मैन को आदमी और मनुष्य कहते हैं। आंशिक पर्याय भी होते हैं, जैसे भीगा और गीला, जैसे छोटा और नाटा, सुंदर अच्छे के लिए, बढ़िया स्वादिष्ट के लिए। ऐसे ही विलोम शब्द होते हैं, इसका मतलब उल्टा, जैसे मूल, यौगिक और यथा, जैसे जड़ और चेतन, सुख और दुख, दिन और रात। कभी उपसर्ग लगा के कभी प्रत्यय लगाकर हम उनको बदल देते हैं, जैसे शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, कृतघ्न और कृतघ्न। ऐसे ही अर्थ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे दुआ और बद्दुआ, स्वदेश और परदेश, स्वतंत्र और परतंत्र, बुद्धिमान और बुद्धिहीन। इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ भाषा की संरचना संबंधी जानकारी आपको मिल गई होगी। 6 पॉइंट है, इन्हीं 6 पॉइंटों को आपने डिस्कस करना है, 6 पॉइंटों का वर्णन आपने करना है। एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आएगा ध्वनि, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और स्वर्णिम कहते हैं। दूसरा शब्द, शब्द के बाद पद, फिर वाक्य, प्रोक्ति और फिर उसके बाद आएगा प्रोक्ति के बाद अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह प्रश्न नंबर 2 है और यूनिट नंबर 1 है भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए, CBLU के लिए। और भाषा विज्ञान जहाँ भी पढ़ाई जाती है, चाहे वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में MA की क्लासेज में ये ज़रूर पढ़ाई जाती है, क्योंकि आधार है ये किसी भी भाषा का। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।